आज भरतनाट्यम विभाग के शरणार्थी राष्ट्रीय स्वजन रघुवंशी का सेमिनार है, प्रेजेंटेशन सेमिनार। और चूँकि परीक्षाओं का टाइम है तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी इंट्रोडक्शन देते हुए। स्वजन भी अपने बारे में सब बताएगा, अपने कार्य के बारे में बताएगा, संक्षेप में बताएगा क्योंकि परीक्षाओं का समय है। तो तुरंत शुरू करते हैं। और स्वजन हिंदी अंग्रेजी का टेंशन मत लो, बस जो काम किया है वो बताओ। थैंक यू मैम। नमस्कार आदरणीय डीन सर, मेरे गाइड डॉक्टर शेख मेदिनी हम्बल मैम, उपस्थित संपूर्ण गुरुजन को मेरा प्रणाम, संपूर्ण शोधार्थी एवं विद्यार्थी को मेरा नमस्कार। मैं स्वजन रघुवंशी ICCR स्कॉलर काठमांडू नेपाल से हूँ। लगभग मेरा PhD का कार्य संपन्न हो चुका है, इसलिए आज मैं आप लोग के सामने प्री सबमिशन करने जा रहा हूँ। मैम सर मुझे अनुमति दीजिए। मेरा हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत है तो शुरू में ही आप लोग के सामने मैं क्षमा याचना करना चाहता हूँ, कुछ भी मेरे साथ कुछ मिस्टेक हो तो। मेरा टॉपिक है भारत के कथक और भरतनाट्यम नृत्य एवं नेपाल के कार्तिक नाच का तुलनात्मक अध्ययन। नृत्य कला भारतीय एवं नेपाली संस्कृति की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है जो आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक पहचान का दर्शाती है। तो इस PhD का मुख्य उद्देश्य इन तीनों नृत्य शैलियों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनकी समानताएं और भिन्नताएं स्पष्ट करना। तो इसका सीमा केवल ये 3 नृत्य शैली में ही सीमित है। तो इसमें मैंने सर्वेक्षण विधि, विवेचनात्मक विधि, विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन करके इस शोध को कार्य किया गया हूँ। तो शोध कार्य को 4 अध्याय में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम अध्याय में भारत के कथक शास्त्रीय नृत्य, द्वितीय अध्याय भारत का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, तृतीय अध्याय नेपाल का कार्तिक नाच, चतुर्थ अध्याय कथक, भरतनाट्यम और कार्तिक नाच का विविध पक्षों के आधार पर तुलनात्मक विवेचन, और उसके बाद उपसंहार, संदर्भ ग्रंथ सूची, परिशिष्ट। प्रथम अध्याय भारत का कथक शास्त्रीय नृत्य, जिसमें उद्भव एवं विकास, ऐसे ही प्रयुक्त ताल पद्धति एवं वाद्य, ऐसे वेशभूषा एवं अलंकार में कार्य किया गया है। तो द्वितीय अध्याय में भारत का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य, जिसके अंतर्गत उद्भव एवं विकास, प्रयुक्त ताल पद्धति एवं वाद्य, वेशभूषा एवं अलंकार में काम किया गया है। आप लोग को तो कथक और भरतनाट्यम नृत्य के बारे में तो सभी को पता है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोला। अब तृतीय चैप्टर नेपाल का कार्तिक नाच है, तो यहाँ आप लोग जितना भी उपस्थित है उन लोग को कार्तिक नाच के बारे में पता नहीं है, तो इसलिए कार्तिक नाच के बारे में मैं ब्रीफ में आप लोग के सामने बताने जा रहा हूँ। नेपाल एक स्वतंत्र राज्य है। इसके 3 सीमाना पर भारत पड़ता है, तो एक सीमाना तिब्बत चाइना पड़ता है। तो नेपाल के एक ललितपुर में कार्तिक नाच किया जाता है। स्वयंभू पुराण के अनुसार काठमांडू घाटी एक ताल के रूप में था। तो मंजूश्री जब स्वयंभूनाथ के दर्शन के लिए आया था तो पहाड़ को चीरकर पानी बाहर फालकर उधर मानव बस्ती युक्त बनाया था। तो ये काठमांडू घाटी के 3 प्रमुख शहर है, काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर। इसमें से ललितपुर भी प्रमुख शहर में आता है। तो ललितपुर के मंगला बाजार में कार्तिक नाच होता है। जो काठमांडू घाटी में नेवार समुदाय है, जो आदिवासी जनजाति है, तो उन लोग का अपना ही लैंग्वेज है जिसको नेपाल भाषा बोलते हैं। तो नेपाल भाषा में कार्तिक नाच को काती प्याखा करके बोलते हैं। कार्तिक का अर्थ है कार्तिक महीना, तो प्याखा का अर्थ बृहद रूप से होता है। प्याखा का अर्थ नृत्य नाट्य से संबंधित है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में फिल्म को भी हम लोग प्याखा करके बोलते हैं। तो ऐसे ही कार्तिक दबली, जो आपने स्क्रीन में देखा गया है कि एक ये पारंपरिक मंच है जिसको कार्तिक दबली बोलते हैं, जिस पर कार्तिक नाच होता है।
तो कार्तिक नाच विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण एवं लोक नाट्य से संबंधित 17 कथाओं को 27 दिन तक दिखाया जाता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये 8 से 10 दिन तक दिखाया जाता है। तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में कृष्ण है, तो मुख्य अवतार के रूप में नरसिंह अवतार को लिया जाता है। ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें महिला का कोई भी समावेश नहीं होता है। तो इसमें भाषा संवाद, इसमें वाचिक अभिनय का भी प्रयोग होता है, जिसमें संस्कृत, मैथिली और नेपाल भाषा का प्रयोग होता है। तो इसमें 3 मल्ल राजाओं का योगदान है। ये 400 साल पुराना नृत्य नाटिका है, जिसमें सबसे पहले सिद्धि नरसिंह मल्ल राजा है। सिद्धि नरसिंह मल्ल राजा ललितपुर का सर्वप्रथम राजा था। ये राजा कलाप्रेमी, धर्मपालक, समाज सुधारक एवं दूरदर्शी राजा था। तो कृष्ण का उपासक भी था। इन्होंने कृष्ण मंदिर बनाया था। तो कृष्ण मंदिर के राइट साइड में कार्तिक डबली बनाया गया है, तो उसी में ये कार्तिक नाच होता है। तो कार्तिक नाच का शुरुआत 1641 में हुआ है। तो जब देश में अशांति हुआ तो राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल ने अपना शिक्षा गुरु हरिवंश राजोपाध्याय और दीक्षा गुरु विश्वनाथ राजोपाध्याय से और विभिन्न ज्योतिषों से सलाह करने के बाद एक बात आगे आता है कि जब तक देश में नरबलि नहीं देते हैं तो देश में शांति नहीं होगा। तो इसलिए उनका गुरु और शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के मार्गदर्शन के रूप में सांकेतिक रूप से नरबलि देने का एक प्रथा चल गया, जिसमें नृत्य नाटिका के माध्यम से नरसिंह अवतार हिरण्यकश्यप को वध करने का एक प्रचलन है। जो आपने स्क्रीन में भी देखते हैं कि नरसिंह अवतार का जो खंबा चीरकर बाहर आया है और उसके बाद नरसिंह और हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ है, नरसिंह हिरण्यकश्यप को वध किया गया है। तो सच में अभी तक भी ये मूर्छित होता है। थोड़ा भी तंत्र मंत्र का थोड़ा भी उधर निधर होता तो जो हिरण्यकश्यप का पात्र होता है वो महीनों दिन तक बीमार होते हैं। कार्तिक नाच का बैकग्राउंड का बात करेंगे तो मैं जब 7 साल का था तो मैं कार्तिक नाच में एंट्री किया था। तो 8 साल से मैं भक्त प्रहलाद का रोल करता था। तो जब 2017 तक मैं कार्तिक नाच में विभिन्न रोल में भी किया गया हूँ। तो जो आपने देखा है कि यो हिरण्यकश्यप का मूर्छित अवस्था में है, तो तंत्र मंत्र से उसको जगाने का प्रयास हो रहा है लास्ट चित्र में। तो इसमें भी विभिन्न विद्वान का भिन्न भिन्न मत है। कोई बोलते हैं कि 8 दिन से शुरुआत हुआ है, कोई बोलते हैं 1 दिन से शुरुआत हुआ है। तो हस्तलिखित देवराज वंशावली में 5 दिनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सुदामा लीला, भक्त सूरदास लीला, जलशयन, बराह अवतार और नरसिंह अवतार है। ऐसे ही उनका राजा सिद्धि नरसिंह मल्ल का बेटा श्रीनिवास मल्ल ने इसमें बाठा प्याखा लीला थपकर इसको 7 दिन थपकर, कोई बोलते हैं 15 दिन, कोई दिन बोलते हैं 12 दिन, बट आधिकारिक रूप से कुछ पुष्टि नहीं है, इतना दिन ही है करके इंटरव्यू के दौरान पे गुरुजन के कहा गया है। तो उस हिसाब से मैंने ये किया गया हूँ। तो श्रीनिवास मल्ल ने जो बाठा प्याखा किया गया है, जैसे कि भारत में भवाई, तमाशा, नौटंकी होता है, तो जिसका मेन मोटो समाज में जन चेतना फैलाना, ऐसे ही बाठा प्याखा में भी ऐसा ही होता है, जिसमें 7 डिफरेंट कथा होता है। तो इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मानव रूपी धारण करके समाज का एक चरित्र दिखाने के लिए उसमें नृत्य नाटिका होता है। और ये भी बनाई है कि राजा श्रीनिवास मल्ल ही वो मेन कैरेक्टर, येले बाठा, येले का मतलब ललितपुर और बाठा का मतलब चालाक व्यक्ति। तो राजा स्वयं ही ये पार्ट को करते थे। और ये परंपरा लगभग 30-40 साल पहले तक भी था, बट बाद अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसमें अन्य जातियों भी इसमें ये कैरेक्टर निभाते हैं। तो ऐसे ही राजा श्रीनिवास मल्ल का बेटा योग नरेंद्र मल्ल का बेटा ने भी उसमें कुछ लीलाएँ, उसारण लीला और माधवान लीला करके इसको लगभग 27 डेज तक का नृत्य नाटिका का वो किया गया है। तो कार्तिक नाच में बाठा प्याखा के अंतर्गत 7 लीलाएँ और विष्णु पुराण के अंतर्गत 10 लीलाएँ दिखाया जाता है। तो ऐसे ही ये 1949 तक कार्तिक नाच का प्रदर्शन 27 दिन तक होता था। जब देश में जनक क्रांति हुआ तब से 2 दिन तक बस होने लगा। तो 1981 में कार्तिक नाच प्रबंधन समिति का गठन हुआ, उसके बाद 8 दिन 7 दिन करके ये होने लगा। तो 2014 में अमेरिकन एम्बेसी के स्पॉन्सरशिप में कार्तिक नाच का 27 दिनों का
डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है। तो 2025 लास्ट ईयर इसको 10 दिन प्रदर्शन किया गया है। तो कार्तिक नाच एक पारंपरिक लोक नाटिका है, इसलिए इसका पारंपरिक करने का एक विधि है। जैसे कि हम लोग नटराज को मानते हैं, तो काठमांडू वैली में नासदेव का बहुत ही श्रद्धापूर्वक पूजा आजा करते हैं। नास का मतलब होता है सिद्धि अच्छा होता है, तो देव का मतलब होता है भगवान। जो पीछे देखा है नासदेव का नीचे, वो नासदेव का पिक्चर है। तो ऐसे ही कार्तिक नाच में एंट्री करने के लिए एक किसली चढ़ाना पड़ता है, जिसको पूर्ण पात्र भी बोलते हैं। कि इसमें मिट्टी के एक बटकी में चावल, सिक्का और सुपारी रखकर करते हैं। ये रखने के बाद ही कार्तिक नाच में एंट्री होता है। तो कार्तिक नाच में कलाकार का चयन का भी विशेष पद्धति है। पहले 12 साल में एक बार कलाकार का छनौट होता है, तो वर्तमान समय में ये भी नहीं है। पहले लगभग 5 से 6 साल के बच्चे लोग इसमें एंट्री करवाते थे। तो अभी के टाइम पे ये कुछ भी नहीं है। और कार्तिक नाच के प्रशिक्षण नासल चौक में किया जाता है। तो कार्तिक नाच की आधारभूत शिक्षा, तो कार्तिक नाच में कोई भी विशिष्ट ग्रंथ को फॉलो नहीं करते हैं, और इसमें कोई भी लिखित रूप से नहीं है। बट पहले था, बट अभी नहीं है करके बोलते हैं। तो इसमें मैंने जब ये काम किया तो आधारभूत शिक्षा में अभिनय दर्पण के बुक को, ग्रंथ को फॉलो करके किया गया हूँ। तो ये गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है। तो इसमें देव लागू का विशेष महत्व है। जैसे कि हम लोग भरतनाट्यम कथक में भी नमस्कार करते हैं, भूमि प्रणाम करते हैं, तो देव लागू करते हैं। देव का मतलब भगवान, लागू का मतलब आह्वान होता है। तो इसमें विशेषतः 5 आधारभूत क्रियाएँ हैं, जिसको 3 चरण में किया जाता है। पहले चरण में पाद से करते हैं, दूसरे चरण में वही पाद को हस्त मुद्रा, शिरोभेद, दृष्टिभेद से करते हैं। तो तृतीय अवस्था में उसको गोलाकार में करके करते हैं। तो आधारभूत क्रिया का 5 क्रिया है। मैं संक्षिप्त में थोड़ा ये कैसा होता है आप लोग को दिखाता हूँ। ये जैसे कि कार्तिक नाच का 2 पाइला निपला 2 पाद का क्रिया, रत्ति मुनि तागे नागे, रत्ति मुनि ताग घे। 3 पाद का क्रिया, दिता खती ताक घे, दीदी खनाक घे। 4 पाइला, ता तिंग ख दिक ना तिंग ख, ना तिंग दिता खती ना तिंग ख। 6 पाइला, धांग गिनक धिनी ताख तिताक धिनी धांग गिनक धिनी ताख। 7 ना तिंग दृक तिंग खत्ता तिंग दी ना दृक खत्ता घे दी ना केंद्र घे तिंग ना तिंग घे नी ना। विशेषतः ये 5 क्रियाओं को लेकर इसमें अन्य समावेश करके चाक का निर्माण होता है। और चाक के बाद एक प्रत्येक चाक का अपना अपना गौ होता है। चाक बहुत बार, मतलब 8-10 बार करते हैं, तो गौ एक ही बार करते हैं। तो एक चकुन चपाइला करके भी है, तो ये पंछी का चाल होता है, तो इसी किस्म का चाल होता है। तो ये सब सिखाने के बाद प्रवेश नृत्य सिखाया जाता है। प्रवेश नृत्य भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है छग प्रवेश, अनदर होता है बाघ प्रवेश। छग प्रवेश लगभग 25 से 30 मिनट का होता है, तो बाघ प्रवेश 20 मिनट का होता है। तो ऐसे ही ये सब सिखाने के बाद नाट्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो कौन से नाट्य किया गया है उसी अकॉर्डिंग टू प्रशिक्षण दिया जाता है। तो जब दवली में किया जाता है तो सबसे पहले देव वंदना किया जाता है। देव वंदना में कोई नृत्य नहीं होता है, बस बाजा और भजन के मार्फत से होता है। उसके बाद ये नृत्य होता है। तो नृत्य में गाचिका का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आप पीछे देख रहे हैं एक नीचे का पिक्चर, वो गाचिका का है। तो सबसे शुरुआत में नृत्य करने जो नृत्य कलाकार होता है, गाचिका को प्रणाम करके थोड़ी देर उसके सामने डांस करने के बाद ही आगे नृत्य संपन्न होता है। तो जब नृत्य होता है उसमें नृत्य नाट्य तीनों का समावेश होता है और ड्रामा प्रेजेंटेशन होता है। तो अंतिम में आरती होता है और देव वंदना करके कार्तिक नाच का समापन होता है। तो इसमें मैं कार्तिक नाच की दवली की एक रेखा चित्र भी दिया गया है। तो जो नरसिंह अवतार नृत्य करते हैं तो ये तंत्र में आधारित है। तो जो नृत्य करते समय एक श्री यंत्र बनाते हैं, जो जिसका रेखा चित्र पीछे दिया गया है। तो मैं कार्तिक नाच में नरसिंह अवतार के प्रस्तुति क्रम का एक फोटो दिया गया हूँ। तो ये 12 में विभक्त किया गया है।
तो ताल पद्धति की बात करेंगे तो कार्तिक नाच में 10 ताल पद्धति का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग उत्तर ताल पद्धति में ताली खाली करके दिखाते हैं, तो कार्तिक नाच में ताली खाली को 3 छू करके बोलते हैं। एक प्रकार का 3 छू करके एक घन वाद्य होता है। 3 का मतलब ताली, छू का मतलब खाली होता है। तो ऐसे ही चो ताल 4 मात्रा का होता है, जिसको दिखाने का प्रक्रिया 1 2 3 4 ऐसे करके होता है। 1 2 3 4, 3 छू करके ऐसे ही करके 10 तालों का विभाजन डिफरेंट ताल डिफरेंट नृत्य में होता है। तो ग्वारा ताल होता है तो एक ही रचना में डिफरेंट तालों का मिश्रण होता है। जैसे कि इसमें हम लोग भरतनाट्यम बोलेंगे तो ताल मालिका बोलते हैं। तो ऐसे ही प्रकार का संरचना भी कार्तिक नाच में देखने को मिलता है। तो कार्तिक नाच में प्रयुक्त होने वाले वाद्य को नाट्य शास्त्र के 1:4 है, तो परंतु कार्तिक नाच में तत्वाद्य का प्रयोग नहीं होता है, अन्य वाद्यों का प्रयोग होता है। तो वेशभूषा एवं अलंकार भी 2, मैंने पहले भी बताया है कि कार्तिक नाच में 2 प्रकार के हैं, एक लोक नाट्य पे आधारित और अनदर विष्णु पुराण और कृष्ण लीला पे आधारित है। तो ऐसे ही मैंने ड्रेसअप का, आहार्य का भी विभाजन किया गया है। तो ये इसमें दिखाया गया है कि बैठा प्याखा का आहार्य एवं अलंकार का है। तो ऐसे ही कृष्ण लीला एवं विष्णु पुराण में आधारित वेशभूषा का अलंकार ये टाइप का होता है। और कार्तिक नाच का एक विशेषता ये है कि इसमें हिंदू और बौद्ध धर्म संप्रदाय दोनों को ही मिलाकर लेकर गया है। तो बौद्ध अवतार का भी समावेश है कार्तिक नाच में। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर का वेशभूषा एवं अलंकार। श्रृङ्गार सामग्रीहरूको चाहिँ माला हो। माला चाहिँ आफूले कति लाउँछ त्यो श्रृङ्गार आफ्नो हिरण्यकश्यपको गोमा चाहिँ फेस मास्क हुँदैन, मुकुट हुन्छ, टाउको शिरमा मुकुट हुन्छ। नाच्ने क्रममा चाहिँ डबल लुगा। मेरा चतुर्थ अध्याय है कथक, भरतनाट्यम और कार्तिक नाच का विविध पक्षों के आधार पर तुलनात्मक विवेचना, जिसमें मैंने शास्त्रीय आधार, पात्र एवं चरित्र, आदन पृष्ठभूमि, विविध बिंदुओं पर इसमें तुलना किया गया है। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं रेखा चित्र, जैसे कि कथक और भरतनाट्यम का स्टेज में संगतकार कहाँ रहते हैं, कहाँ प्रस्तुति देते हैं, तो एक फॉर्मेट है। तो कार्तिक नाच में दवली में कैसे करते हैं ये रेखा चित्र दिया गया है। इससे आधारभूत शिक्षा में प्रशिक्षण पद्धति के बारे में भी तो डिटेलिंग में स्टडी किया गया है। जैसे कथक नृत्य में तत्कार को मुख्य माना जाता है, भरतनाट्यम में अडौ, तो कार्तिक नाच में पाद क्रिया। तत्कार सिखाने के बाद उसमें हस्तक जोड़कर तोड़ा टुकड़ा परन ये सिखाया जाता है। तो कथक में अडौ के बाद जति कोरवे होता है, तो कार्तिक नाच में चाका गौ आदि होता है। तो भाव पक्ष का कथक और भरतनाट्यम में विशेष प्रशिक्षण होता है, तो कार्तिक नाच में विशेष प्रशिक्षण नहीं होता है। तो कार्तिक नाच विशुद्ध पारंपरिक रूप से ही होता है। तो कथक भरतनाट्यम अभी यूनिवर्सिटी लेवल में भी पढ़ाई होता है। तो ताल पद्धति की बात करेंगे तो कथक नृत्य में उत्तर भारतीय ताल पद्धति, भरतनाट्यम में दक्षिण भारतीय ताल पद्धति और कार्तिक नाच में नेवा ताल पद्धति का प्रयोग होता है। तो वाद्यों के आधार पर भी तुलना किया गया है। अलंकार के बारे में भी उपसंहार, तीनों नृत्य शैली अलग होकर भी आध्यात्मिक रूप से जुड़ा है, ये निष्कर्ष है। तो शास्त्रीय और लोक परंपरा एक दूसरे के परिपूरक है। तो एक ये शोध दर्शाता है कि नृत्य केवल कला नहीं बल्कि समाज, संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतिबिंब है। तो और एक बात ये भी है कि नेपाल में अभी तक नृत्य विधा में कोई भी पीएचडी नहीं हुआ है। तो ये मेरा पीएचडी से नेपाल में
नृत्य विधा में PhD करने के लिए एक मार्ग भी प्रदान करेगा। और ये PhD के मार्फत से, जैसे कि आप लोग को कार्तिक नाच के बारे में पता नहीं है तो उसके बारे में भी पता होगा। और नेपाल में जब ये PhD जाएगा तो कथक भरतनाट्यम के बारे में भी डिटेल में और कर सकता है। तो उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट है। तो मैंने ये PhD के दौरान 44% से इंटरव्यू लिया गया हूँ, विशिष्ट पर्सन से 44% से, कथक नृत्य से संबंधित, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित, कार्तिक नाच से संबंधित, तो क्षेत्रीय कार्य से संबंधित छायाचित्र है। डिफरेंट प्लेस में जाकर फील्ड वर्क भी किया गया हूँ। तो अंतिम में मैं मेरे शोध निर्देशिका मेदिनी मैम को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतना मतलब लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, लिखने में प्रॉब्लम है, तो भी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। छोटे छोटे बात को भी मिलाकर मुझे बहुत समझाकर अपना ही बेटा जैसा करके ये कर पाए, तो आज मैं इधर तक पहुँच सकता हूँ। और ऐसे में नीता मैम, पहले मेरा शोध निर्देशिका नीता मैम था, तो उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितना सबने हेल्प किया है, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा माता पिता परिवार को भी मैं समझकर मेरा आज का प्री सबमिशन इधर ही समाप्त करता हूँ। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू। सृजन, आपने अच्छा काम किया है। थैंक यू सर। सभी लोगों की मदद। हम डांस के तो बारे में उतना जानते नहीं, पर थोड़ी सी चर्चा हो रही है। इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आपने डांस के जो वो दिखाए हैं, पोस्टर्स दिखाए हैं, बहुत कुछ दिखाए हैं। तो कथकली से भी इसका कहीं कोई संबंध है शायद, क्या? क्योंकि कथकली जैसे थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज जितना थोड़ा हमको समझता है, डांस उतना समझता नहीं, पर जितना थोड़ा बहुत कथकली से इसका कुछ कहीं कोई रिलेशन मिला? कथकली से तो इसका संबंध नहीं, जितना मैं पहले से ही डांस करता हूँ, तो इसका अलग ही है सर। मतलब नहीं, वो ठीक है, वो तो आपने बताया कि इंडिविजुअल को है डांस का फॉर्म है। कथक और भरतनाट्यम के एलिमेंट्स मिले उसमें, क्या मिले? कंपैरिजन जैसे कि पाद विन्यास के रूप में देखेंगे तो कथक एंड भरतनाट्यम में जैसे पाद विन्यास होता है, तो करने का पाद विन्यास एक ही है, बट करने का स्टाइल चेंज है। जैसे कि ये मैं रिसर्च करते टाइम ये भागवत मेला जो भरतनाट्यम फॉर्म में होता है, भागवत मेला, तो भागवत मेला से कार्तिक नाच का स्टोरी वाइज मिल जाता है। जो तंत्र के बात है, ये जो भागवत मेला से मिला जाता है, टोटली भरतनाट्यम कथक से नहीं मिला जाता है। कथकली के भी कोई एलिमेंट्स ऐसे दिखे कि आपने सोचने की कोशिश की क्या इस तरह से? मैं जैसा आप बता रहे हैं, जिस तरीके की उसकी फॉर्मेशंस बता रहे हैं, जिस तरीके की उसकी वेशभूषा बता रहे हैं, तो कहीं कोई एलिमेंट क्या कथकली से भी टच हो पाता है? ठीक है सर, इसके बारे में मुझे थोड़ा वो नहीं, तो मैं इसमें रिसर्च करूँगा सर। हाँ, मैं रिसर्च करूँगा। या ना मिले कोई बात नहीं, अगर तो नहीं मिल रहा है और कुछ आपको ऐसा लग रहा है, तो भी आप वो लिख सकते हैं। मुझे देखने वालों को पहले सहज भाव से यही दिखेगा कि कथकली से भी मिल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये देखने में ऐसा लग रहा है, पर कथकली से इसका कोई तारतम्य नहीं दिख रहा, वो भी आप उसमें कोट कर सकते हैं और क्लैरिफाई हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, जैसे कथकली में वाचिक अभिनय का प्रयोग होता है, तो कार्तिक नाच में भी होता है। तो कथकली में जब शुरुआत में करते हैं तो एक वो उधर पर्दा टाइप का रखते हैं, तो कार्तिक नाच में भी रखते हैं। और सर ने बोले हैं तो मैं इसमें भी रिसर्च करूँगा कुछ। हाँ, सोचता हूँ। थैंक यू सर। बहुत ज़्यादा ना सही, तो उसको आप टच कर सकते हैं और ज़्यादा रीच होगी और ज़्यादा बेहतर जाएगी आपकी थीसिस। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। जितना मैंने कार्तिक नाच को इसके साथ में समझा है, इसके आधार पर मुझे ये दिख रहा है कि जैसे कथकली में एक का पात्र प्रवेश होता है, वैसे ही कार्तिक नाच में भी पात्र प्रवेश आता है। हाँ सर। मेकअप वगैरह में या कॉस्ट्यूम में जो बड़े बड़े जो हेड गियर्स यूज़ कर रहे हैं, मुखौटे या जो क्राउन्स यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी कुछ कथकली से समानताएं रखते हैं।
बाकी ऑर्नामेंट्स अगर हम देखें तो कटघड़ी में भव्यता ज़्यादा है, यहाँ पर साधारण जो है एक सात्विकता ज़्यादा है कार्तिक नाच में। और एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं, जैसे कथकली में क्या होता है, चेहरे की भाव भंगिमा पे ही पूरा केंद्रित ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। बाकी जेस्चर पोस्चर उनके जो है वो सेकेंडरी कई बार आ जाते हैं सपोर्टिव पर। आँखों के, चेहरे के एक्सप्रेशन ये बहुत ज़्यादा कथकली में हैं। क्या ऐसा कुछ इसमें भी होता है? कार्तिक नाच में भाव पक्ष का उतना महत्व नहीं देते हैं, नॉर्मली एक्सप्रेशन होता है। चेहरा बिल्कुल समान एकदम सपाट जैसा रहता है। हाँ, सपाट। इस ये इन्फ्लुएंस काफ़ी कुछ जो चाइना के या जापान के या इनके जो डांस फॉर्म्स है, जहाँ पर एकदम फ्लैट फेस के साथ बॉडी मूवमेंट्स के माध्यम से डांस करते हैं, तो वहाँ से समानताएं मिलती है। तो जो उपसंहार वाला जो पोर्शन है उसमें ये सारे तत्वों को डाला जा सकता है। हाँ, भले ही मैम। संक्षेप में या परिशिष्ट में डाला जा सकता है कि यहाँ तक काम किया है, इसके आगे का काम कोई और कर सकता है। आप लिख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि चीज़ को क्लैरिफाई करने तो आप उसमें लिख सकते हो, भले आपने कभी नहीं दिया, पर कहीं कुछ भी अगर ये समानता असमानता भी दिख रही तो आप उसको लाइन से कोट कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं होगा। ओके सर, थैंक क्योंकि यू। लोग ओके सर। कोई होगा उसको समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ तो नहीं है, वो आप क्लैरिफिकेशन उसमें दे रहे हैं कि ऐसा ये हो रहा है। ओके सर। ओके सर। जैसे अभी बात कर रहे हैं हाँ। सभी, सबसे पहले तो बधाई देती हूँ उनको। थैंक यू मैम। और लोग से ही हम क्लासिकल की ओर बढ़े हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा मैं ये सोच रही हूँ कि आप अगर सभी क्लासिकल डांस को इसमें टच करते थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सभी क्लासिकल डांस इस कार्तिक नाच से जुड़ा हुआ है। आप चाहे ड्रेस देखिए, चाहे मेकअप देखिए, कहीं ना कहीं किसी ने छाऊ को भी देख लीजिए, मणिपुरी को देख लीजिए, आप ड्रेसअप में देख लीजिए, थोड़ा कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो थोड़ा सा अगर इसमें इंक्लूड कर लेंगे सभी क्लासिकल डांस को, कहाँ पे कंपेरेटिव हो रहा है। हाँ, वही बोल रही हूँ कि मतलब रिसर्च में करके, हाँ, मतलब ये अच्छा हो जाएगा। मुख्य रूप से हम इस पे काम कर रहे हैं, पर ये भी इन्फ्लुएंस अगर दिख रहे हैं तो उसको आप टच कर सकते हैं। थोड़ा सा टच बस कर दे तो ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है मैम, मैं ट्राई करूँगा उसमें भी काम करने के लिए, इसमें भी। और किसी को कोई सवाल पूछना है? बाकी ये पीएचडी अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें, स्वजन ने नेपाल का तो बता दिया कि नेपाल की एक पहली पीएचडी है जो डांस के क्षेत्र में हो रही है, और संभावना ये भी हो सकती है आगे जाके कि कार्तिक नाच को भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर जैसे हमारे यहाँ होती है, शायद लोगों का दृष्टिकोण, सरकार का दृष्टिकोण, नेपाल की सरकार का उस तरफ जाए। ये हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं, लेकिन हाँ, भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो नेट वगैरह के एग्जाम्स में कार्तिक नाच, नेपाल के डांस फॉर्म्स, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कार्तिक नाच है। तो अगर उसका भी बेस अगर मिल जाता है तो नेट के लिए भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। किसी और को कोई सवाल है? थोड़ा सा संगीत पक्ष के बारे में कैसे क्या है कार्तिक नाच का संगीत पक्ष? हाँ, नहीं है, स्वर का काम तो है ही, सुर का काम नहीं है। सिर्फ ड्रम से रिदम से। हाँ, उसमें सुशील वाद्य का प्रयोग होता है। और काठमांडू वैली का जितना भी मतलब पारंपरिक रूप से देखेंगे तो तत् वाद्य का प्रयोग नहीं होता है उधर पे, तो इसका कार्तिक नाच में भी प्रभाव हो सकता है। और संगीत पक्ष की बात करेंगे तो कार्तिक नाच में और डांस एक तरफ चलता है, तो डांस में क्या हो रहा है भजन के मार्फत से बताया जाता है, बट जो भजन में जो बात होता है वो डांस के थ्रू नहीं होता है। हाँ, 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 गीत चलता ही है, बट गीत के अकॉर्डिंग तो उधर पे मतलब मूवमेंट तो नहीं होता है।
जो कथा वस्तु दिखाते हैं डायरेक्ट डिलीवरी से होता है, कितना डायरेक्ट डिलीवरी से होता है तो कितना भजन के थ्रू से उसमें होता है उसमें। तो एक ये कार्तिक नाच के हम नेपाल में स्नातक और स्नातकोत्तर में एक सेमेस्टर में एक अध्याय के रूप में पढ़ाया भी जाता है, और प्रैक्टिकल रूप में नहीं होता है। तो थोड़ा कार्तिक नाच को स्टेप को लेकर अप्सरा डांस करके उसमें फ्यूजन भी किया गया है। तो 2017 में जब मेरा सोलो डांस शो हुआ था तो कार्तिक नाच को भी फर्स्ट टाइम मैंने स्टेज में कुमार डांस को लेकर गया था। तो ट्रेडिशनल चीज़ को भी हम लोग मंच तक कैसे लेकर जा सकते हैं करके मैं उस टाइम ट्राई किया था एक बार। आपने इंदिरा कला से ये काम किया, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। इंदिरा कला के लिए कि आपने एक ऐसे फॉर्म को लेके यहाँ जो कि ये हमारा जो है संस्थान वो कला और संगीत के लिए तो अग्रणी है। हम भी किताबों में माने जाते हैं हमेशा संगीत और कला और साहित्य के लिए। तो आपने ऐसा काम किया कि लोगों को दिशा हम भी दिखा रहे हैं। ये बात इंदिरा कला के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको थैंक यू सर। और कुछ पूछना चाह रहा हूँ? कोई सजेशंस? कोई बात करना चाह तो छूट रहा है क्या होता है? चीज़ें करते समय थोड़ा बहुत कुछ छूट भी जाते हैं। तो ये लोग श्वेता लगी रहा था जैसा आपने कार्तिक नाच को पूरा एक्सप्लेन किया, आपने संक्षिप्त में भरतनाट्यम और कथक को बहुत कम में किया, तो आपने रिसर्च के समय उसको और ब्रीफ नहीं किया और डिस्क्रिप्शन में नहीं किया है। हाँ, थीसिस में तो मैं ब्रीफ में ही किया गया हूँ। तो कथक भरतनाट्यम में तो आप लोग को सभी को पता है, तो इसलिए मैं उसमें शॉर्टकट क्योंकि टाइम लिमिटेशन होता है तो मैंने फोकस कार्तिक नाच को किया हूँ। तो थीसिस में तो चैप्टर वाइज ही पूरा काम किया हूँ मैंने कथक भरतनाट्यम में भी। इवन थीसिस में भी कोशिश की है कि इतिहास वगैरह का जो पक्ष है उसको थोड़ा नए दृष्टिकोण से लिखा जाए। जो बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको एज ब्रीफ एज पॉसिबल, इतिहास को लंबा चौड़ा खींच तान करके 2000 साल के 2500 साल के पेज करने से कोई मतलब नहीं है। और ये नियम भी है रिसर्च में आज वही मानी जाती है कि आप कितना टू द पॉइंट आप काम करते टू द पॉइंट एकदम। वरना बहुत सारा कुछ लिखा उसको आप बहुत लोग कर देते। वही बात होगी कि तंजौर भाइयों ने ये काम किया, महात्मा महाराज जी ने ये काम किया, तो वही चीज़ें लिख लिख करके कोई मतलब नहीं है। तो जो नया है उस पक्ष पे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है। बहुत बधाई और बहुत जल्दी जमा करिए। थैंक यू सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सभी का धन्यवाद आज स्केड्यूल में भी यहाँ आने के लिए। अमन सर, दीपिका मैम, सुशांत सर, जितेश सर, बाबू सर, बालाजी भैया, सुगम और सारे शोधार्थी जितने भी हैं विद्यार्थी बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक भरतनाट्यम विभाग के लिए भी बड़ी बात है क्योंकि ये भरतनाट्यम विभाग की मेरे अंदर में मेरी पहली PhD का रिजर्वेशन है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अब आप लोग नाश्ता करके ही जाइए। थैंक यू।